हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया, तो मज़े में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा लिपिड के बारे में कि प्लाज्मा लिपिड कितना होता है, और साथ में हम लाइपोप्रोटीन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। वेरी लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के बारे में बात करेंगे और उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, कौन सी एपोप्रोटीन होती है उसके बारे में, और एपोलाइपोप्रोटीन या कहो एपोप्रोटीन को डिटेल में बताएंगे। ठीक है, इसके अगले वीडियो में काइलोमैक्रान आएगा और उसके अगले में VLDL, IDL, इसका सबका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म बता देंगे, और ये कोलेस्ट्रॉल और लाइपोप्रोटीन चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। प्लाज्मा लिपिड। प्लाज्मा लिपिड प्लाज्मा लिपिड की अगर बात की जाए तो प्लाज्मा लिपिड जो होता है वो होता है 400 से 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो 400 से 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्लाज्मा लिपिड होता है बॉडी में। इसमें से 20% ट्राइग्लिसराइड होता है, ट्राइसैलिग्लिसराल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है 20% होता है। कोलेस्ट्रॉल का बात करें तो कोलेस्ट्रॉल होता है 40%। कोलेस्ट्रॉल 40% होता है। 30% फास्फोलिपिड होती है। 30% अगर फास्फोलिपिड होती है, फास्फोलिपिड 30% होती है। तो 40, 30, 70 और 20, 40, 30, 70 और 20, 90 लगभग 10%। तो जो 10% प्लाज्मा लिपिड होती है वो मिसलेनियस लिपिड होगी, डेराइव्ड लिपिड या कई प्रकार की लिपिड होंगी, वो होंगी। ठीक है, तो ये प्लाज्मा लिपिड के बारे में बात हो गया। और जो प्लाज्मा लिपिड होती है, अगर ये लिपिड और जुड़ जाए किसके साथ में, प्रोटीन के साथ में, तो इसे क्या कहते हैं, लाइपोप्रोटीन। क्या कहते हैं, लाइपोप्रोटीन कहते हैं। और लाइपोप्रोटीन में जो प्रोटीन पार्ट है ये कहलाता है एपोप्रोटीन, एपोप्रोटीन या एपोलाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन इसको रिप्रेजेंट करते हैं ALP से, ALP से। ठीक है, ए लाइपोप्रोटीन ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो लाइपोप्रोटीन हमको बात करना है यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइपोप्रोटीन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन। तो क्लासिफिकेशन की बात करें अगर लाइपोप्रोटीन की, तो इसको बांटा गया है काइलोमाइक्रॉन में, काइलोमाइक्रॉन। फिर उसके बाद में आ जाएगा वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एक होती है फ्री फैटी एसिड। तो कितने क्लास में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो 6th नंबर है इसको ट्रू लाइपोप्रोटीन नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन लूजली बॉन्ड होती है। तो ये ध्यान रखना। ये जो फ्री फैटी एसिड है इसको नेफा भी कहते हैं। नेफा क्या है, नॉन स्टेरिफाइड फैटी एसिड होता है, और ये ट्रू लाइपोप्रोटीन नहीं है, नॉट अ ट्रू लाइपोप्रोटीन। ठीक है, क्योंकि इसमें लूज प्रोटीन होती है, लूज, क्योंकि ये लूज प्रोटीन बॉन्ड होते हैं। इसमें प्रोटीन होता है वो लूजली बॉन्ड होता है, इसलिए इसको ट्रू लाइपोप्रोटीन नहीं कहते हैं। यहीं पर काइलोमाइक्रॉन वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये लाइपोप्रोटीन है। जो काइलोमाइक्रॉन होता है और जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ये डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी, ये तो लिखे ही नहीं, कोई बात नहीं, अब लिख लीजिए डेंसिटी एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी पर, मोबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर हम साइज की बात करें, तो इसका आर्डर जो होता है साइज का वो ऐसे आता है।
काइलोमाइक्रॉन ज़्यादा साइज का बड़ा, उसके बाद बी लो डेंसिटी, फिर इंटरमीडिएट डेंसिटी, फिर लो डेंसिटी, फिर हाई डेंसिटी। ठीक है, ये साइज का आर्डर आता है। तो ये साइज का आर्डर है। ठीक है, ये साइज का आर्डर है। अगर डेंसिटी की बात करें तो आप देख रहे हैं डेंसिटी चेयर पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। वहीं पर ऐसे ही जो अगर हम इसका इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी देखें तो जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कि प्रोटीन कंटेंट कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा निगेटिव होगा, और निगेटिव ज़्यादा होगा तो एनोड की तरफ ज़्यादा भागेगा। यानी कि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा भागेगा। जैसे कि फ्री फैटी एसिड एल्बुमिन ज़्यादा कंटेंट होता है प्रोटीन का, तो सबसे जल्दी एनोड की तरफ कौन भागेगा, फ्री फैटी एसिड ज़्यादा तेजी से मूव करेगा एनोड की तरफ, जिससे हम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी द्वारा इसको अलग भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी और डेंसिटी के द्वारा हम इन सबको अलग कर सकते हैं। डेंसिटी का बात करें तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, काइलोमाइक्रॉन की, क्योंकि इसकी साइज सबसे बड़ी है। तो ये डेंसिटी की बात हो गई है, ये प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। और इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहीं पर बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो डेंसिटी तो बात हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी में मोर लिखना, मोर प्रोटीन देन मूव फास्टर टुवर्ड एनोड, ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब जैसे कि देखो जो आर्डर है फास्ट मूवमेंट करने का वो होता है फ्री फैटी एसिड एल्बुमिन का सबसे ज़्यादा होता है, फ्री फैटी एसिड एल्बुमिन का, उसके बाद में HDL, उसके बाद में HDL, और उसके बाद में BLDL, क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा तेज मूवमेंट करेगा एनोड की तरफ, BLDL। और BLDL के बाद में आता है आइडियल के बाद में आएगा LDL, और सबसे लास्ट में आएगा काइलोमाइक्रॉन। तो ये आर्डर आपसे अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का, क्योंकि जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा तेजी से मूवमेंट करेगा एनोड की तरफ। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये बात हो गया। अब देख लेते हैं कि जो BLDL है, आइडियल है, LDL, HDL है, फ्री फैटी एसिड, ये कैसे, कौन सी इसमें एपोप्रोटीन होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो काइलोमाइक्रॉन होता है उसमें होता है एपोप्रोटीन B48 होता है। ठीक है, तो काइलोमाइक्रॉन में क्या होगा, जो प्रोटीन पार्ट होता है वो होता है एपो B48 इसका इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये B100 से 48% होता है, B100 का 48% होता है, इसलिए इसको एपो B48 कहा गया है। BLDL जो है, BLDL को प्री बीटा भी कहते हैं, ध्यान देना, प्री बीटा भी कहा जाता है, इसको प्री बीटा भी कहा जाता है। और जो इसमें मेन एपोप्रोटीन होती है वो B100 होती है। मेन एपोप्रोटीन कौन होती है, B100। और B48 इसीलिए कहा गया है इसको क्योंकि ये 48% होता है B100 का, इसीलिए इसमें B48 कहा गया है एपो बी को। अभी आगे एपो प्रोटीन के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होती है इसको ब्रॉड बीटा भी कहते हैं, ब्रॉड बीटा भी कहा जाता है। और इसमें ब्रॉड बीटा भी कहते हैं इसको, इंटरमीडिएट डेंसिटी को क्या कहते हैं, ब्रॉड बीटा। ठीक है, और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है इसको बीटा लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। तो प्री बीटा, ब्रॉड बीटा और बीटा, तो याद ऐसे सीक्वेंस में याद रखना, प्री बीटा, ब्रॉड बीटा और बीटा, BLDL, आइडियल और LDL। ठीक है, और इसमें जो एपोप्रोटीन होती है वो मेजर जो एपोप्रोटीन होती है वो क्यों होती है, B100। अरे यार किस में लिख दिया, इसमें जो मेजर होती है, मेजर एपोप्रोटीन कौन होती है, मेजर एपोप्रोटीन कौन होगी, B100। HDL की बात करें, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की बात करें तो इसको अल्फा लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं, अल्फा लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। और इसमें जो मेजर एपोप्रोटीन होगी वो एपो ए होगी, तो मेजर एपो ए होता है। ठीक है, तो मेजर एपोप्रोटीन क्या होती है, एपो ए, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में।
फ्री फैटी एसिड के बारे में बता चुका हूँ कि नॉट ए ट्रू लाइपोप्रोटीन, क्योंकि लूज प्रोटीन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है इसमें, इसलिए इसको ट्रू क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं रखा गया है। और ये बॉन्ड किसके साथ में होता है, एल्बुमिन के साथ में बॉन्ड होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा होती है फ्री फैटी एसिड की। तो ये फ्री फैटी एसिड के बारे में बात हो गया। सेपरेशन के बारे में बात हो गया। सेपरेशन कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा बैंड बना के बैंड में ये अरेंज हो जाएगा। जो सबसे ऊपर क्या होगा, काइलोमाइक्रॉन, क्योंकि इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम है। और काइलोमाइक्रॉन आप लोगों को पता है कि अगर रेफ्रिजरेटर में सीरम लिपिड को अगर रख दें रेफ्रिजरेटर में रात भर के लिए, तो काइलोमाइक्रॉन जो ऊपर क्रीमी लेयर बनता है वो क्या होता है, काइलोमाइक्रॉन होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी सबसे लो होती है और सबसे ऊपर पहुंच जाता है। तो ये बात हो गया। अब चलते हैं हम एपोलाइपोप्रोटीन के बारे में डिस्कस करने। एपोलाइपोप्रोटीन को हो या एपोप्रोटीन को हो, कई प्रकार की होती हैं और ये कई फंक्शन करती हैं। कोई एपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कर रहा है, कोई किसी एंजाइम को, जैसे कि एल्काइट क्या है, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज को एक्टिवेट कर देती है। तो स्पेसिफिक फंक्शन होता है और इसका शॉर्ट नोट आ सकता है। देखो कुछ चीज़ें नई पूछी जाती हैं हर साल, तो आपको पता होना चाहिए, और ये चीज़ें पता होंगी तो आगे भी आप लोग जब कहीं पर यूज होता है, जैसे एपोसी सेकंड क्या होता है, एक्टिवेट करता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज को, तो आप लोग कई जगह इसको यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं प्रॉफ में अपने। तो देखो हम पढ़ जा रहे हैं एपोलाइपोप्रोटीन। ठीक है, एपोलाइपोप्रोटीन या एपोप्रोटीन सीधे कह देते हैं इसको, एपोप्रोटीन कह देते हैं सीधे। जो एपोलाइपोप्रोटीन है इसको कैसे दर्शाते हैं, एपो एलपी से रिप्रेजेंट करते हैं, एपो एलपी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो जितनी भी एपोलाइपोप्रोटीन है वो सिंथेसाइज कहाँ पर होती हैं, सिंथेसिस इसका होता है लीवर में, सिंथेसिस इन लीवर मेजरली कहाँ पर सिंथेसाइज होती हैं, लीवर में, लेकिन स्मॉल अमाउंट में सभी सेल्स में सिंथेसाइज होती है। तो स्मॉल अमाउंट्स सिंथेसाइज इन ऑल ऑर्गन में कुछ ना कुछ अमाउंट में सिंथेसाइज होती हैं। जैसे कि एपो ए जो होती है वो इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज होती है, एपो ए प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट फ्रॉम इंटेस्टाइनल सेल। तो ये बात हो गया एपोलाइपोप्रोटीन के बारे में। अब हम डिफरेंट एपोलाइपोप्रोटीन के बारे में बात करते हैं और उनका क्या वर्क है, क्या वो फंक्शन करती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला हम डिस्कस करते हैं एपो ए के बारे में। जो एपो ए होता है वो एक्टिवेट करता है एल्काइड को। एल्काइड क्या है, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, इसको एक्टिवेट करने का काम करता है एपो ए। और लिगेंड होता है, यानी कि सबस्ट्रेट होता है, जो एपो ए है वो लिगेंड का हो या सबस्ट्रेट होता है फॉर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर्स। तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर की तरह काम करता है एपो ए। और एंटी एथेरोजेनिक है, ये एंटी एथेरोजेनिक है, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करता है एपो ए। तो इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है एपो ए। दूसरा है एपो बी 100 जो होता है ये बिगेस्ट प्रोटीन है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटीन है, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड जो होती हैं वो होती हैं 4000
536 4536 अमीनो एसिड होती हैं और मालिकुलर वेट की अगर बात किया जाए तो 550 किलो डाल्टन होता है। 550 किलो डाल्टन होता है मालिकुलर वेट और अमीनो एसिड कितना होती हैं 4536, इसीलिए क्या है वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटीन है। ये सिंथेसाइज होती है लिवर में, सिंथेसाइज इन लीवर। तो लीवर में क्या होगी सिंथेसिस होगा ApoB100 का। तो ये ApoB100 के बारे में बात होगी, जगह नहीं है निकालना पड़ेगा। अगला बात करते हैं ApoB48 का। तो ApoB48 इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि B100 का ये 48% है, ठीक है, इसलिए ApoB48 इसका नाम पड़ता है। तो ApoB48 होता है जो मेजर प्रोटीन होता है काइलोमाइक्रॉन का, मेजर प्रोटीन ऑफ काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन का मेजर प्रोटीन होता है ApoB48। अगला देखते हैं ApoC सेकेंड। इसको पहले बता चुका हूँ, ये क्या करता है एक्टिवेट करता है एंजाइम लाइपोप्रोटीन लाइपेज को। क्या करता है एक्टिवेट लाइपोप्रोटीन लाइपेज को ये एक्टिवेट कर देता है ApoC सेकेंड। अगला बात करते हैं ApoE के बारे में। ApoE, जो ApoE होता है ये आर्जिनिन रिच प्रोटीन है, आर्जिनिन रिच प्रोटीन है पहला पॉइंट। आर्जिनिन रिच प्रोटीन होता है ApoE। साथ में ये प्रेजेंट होता है काइलोमाइक्रॉन में, प्रेजेंट इन काइलोमाइक्रॉन LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो प्रेजेंट हुआ काइलोमाइक्रॉन में, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। ApoE के बारे में बात हुआ और ये इन्वॉल्व होता है इन्वॉल्व इन सेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड, सेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड इन CNS, लिपिड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये ApoE के बारे में बात हुआ। और साथ में जो ApoE होता है इसके 4 आइसोफॉर्म होते हैं, आइसोफॉर्म्स होते हैं कितने 4, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ। इसमें फोर्थ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि फोर्थ जो होता है, फोर्थ आइसोफॉर्म अगर इम्प्लीकेटेड हो जाता है, अगर फोर्थ आइसोफॉर्म इम्प्लीकेटेड है तो कुछ डिजीज कंडीशन होता है, इसलिए फोर्थ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ये क्या है फोर्थ आइसोफॉर्म क्या है इम्प्लीकेटेड है, implicated in fourth isoform implicated in the development of senile dementia and Alzheimer disease, अल्जाइमर्स डिजीज। जो आइसोफॉर्म E4 है वो इम्प्लीकेट हो जाता है इन द डेवलपमेंट ऑफ सेनाइल डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स डिजीज। और ये आल्सो एसोसिएटेड होता है जो ApoE है, जो ApoE है ये ध्यान देना, ये आल्सो एसोसिएटेड विथ ग्लोमेरुलोपैथी। तो ये एपोलाइपोप्रोटीन और प्लाज्मा लिपिड के बारे में बात हो गया। अब अगला वीडियो जो होगा वो काइलोमाइक्रॉन पे होगा। धन्यवाद।